इसको अगर आप देखें तो कहते हैं जी assume that smart hardware sold the old shelving that was being replaced. The old shelving has originally 9,000 cost. Its book value at the time of the sale was 400. Record the sale of the old shelving in the following conditions. Shelving was sold 1200 cash. Shelving was sold 200 cash. तो ये सिनेरियो है. इस सिनेरियो को जो है वो आपके सोल्यूशन में जो है वो दिया हुआ है डिटेल के साथ, उसकी ट्रांजैक्शंस की हुई हैं. आइए जरा सोल्यूशन की तरफ देखते हैं जी कि सोल्यूशन जो है उसमें क्या किस तरह से दिया हुआ आप लोगों को मैंने करने के लिए दिया था. यकीनन आप कर चुके हैं. सोल्यूशन की तरफ मैं आ रहा हूँ जी. ये जस्ट आप लोगों को रेडी रेफरेंस के तौर पे सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आपके करने का वाला था. ये देखें 9.3A में ये सोल्यूशन है जी. ये 16,000 से ये कॉस्ट टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे चार्ज होनी है. स्ट्रेट लाइन मेथड का टेबल जो है ना वो बना है और ये देखें इस टेबल में पहले 9 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 9/12, ठीक है, और 10 तक सिर्फ आपने चार्ज करनी है, ठीक है. यानी कि ये सारे सालों में डेप्रिसिएशन आपने पूरे 20 साल का टेबल नहीं बनाना और आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है. 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में देखें तो 200% का रेट जो है देखें 10% आ रहा है, ठीक है. ये 10% आपको पता होना चाहिए कि ये इसका 10% रेट जो है वो कैसे आया है. आपने पहले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप लोगों ने पहले कैलकुलेट करना है और फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का आपने 200% ले लेना है. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसका जो है देखें 20 साल है ना इसकी, तो 1/20% आप करेंगे 1/20, तो ये आ जाएगा 5. तो 5% इसका रेट आ जाएगा. 5 का आप 200% लेंगे तो 10% आ जाएगा. तो लिहाजा 200% में देखें तो ये 10% रेट आ रहा है और ये 10% रेट आपको पता है कैसे आया. पहले तो आप नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 1/20 और उसका फिर आप 20% 200% ले लेंगे तो वो 10% आ गया. तो लिहाजा ये देखें यहाँ पर एक चीज जो कि आप लोग 2010 में आपने रेगुलर फार्मूला लगाना है, यानी कि यहाँ पर आपने फार्मूला चेंज नहीं करना. फार्मूला चेंज 20वें साल में जाके होगा. लिहाजा ये आपने गलती नहीं करनी कि अगर आपसे एक एसेट की लाइफ टाइम अगर 20 साल है तो आपसे 5 साल का हम टेबल बनवाएं तो आप 5वें साल फार्मूला चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है. वो जो फार्मूला चेंज होना है वो 20वें साल में होना है एट दी लास्ट फाइनेंशियल ईयर. तो लिहाजा ये भी आपने गलती नहीं करनी. इसके बाद 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है. इसमें 7.5% कैसे आया. नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% था, उसका 150% लिया तो वो 7.5% आ गया. तो यहाँ पर भी आपने 2010 में फार्मूला चेंज नहीं करना. तो ये टेबल्स हैं, ये आप लोगों के पास बने हुए हैं. 9.3A में बी और सी के आंसर जो है वो गिवन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. और इसके बाद उन्होंने आप लोगों को जो है वो उन्होंने ये देखें उन्होंने आपको वो जर्नल एंट्रीज करके दी हैं कि आपने एसेट को डिस्पोज ऑफ किया है, ठीक है. जर्नल एंट्री अज्यूम्ड दैट द शेल्विंग वाज सोल्ड $1200, ठीक है. तो अ बुक वैल्यू ऑफ 400 मींस दैट, अच्छा ठीक है, ये आपने क्या किया कि $1200 जो है वो आपको कैश मिला है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शेल्विंग जो है वो 8600 है, आपने उसको डेबिट करना है. शेल्विंग की ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 9000 है, ठीक है. यानी कि एक 9000 की शेल्विंग जो है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी 8600, तो इसकी बुक वैल्यू बेसिकली बन रही है 400. लेकिन जो है आपने इसको आपने 1200 रुपए में सेल किया है, तो इसमें गेन आ रहा है 800. यानी कि यहाँ पर आपने 400 रुपए आपकी बुक वैल्यू है लेकिन सेल आपने की $1200 की, तो 800 गेन आ रहा है और 800 को आपने क्रेडिट कर देना है. इसी ट्रांजैक्शन में वो कहता है जी कि आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है कि अगर आपने $200 का अगर आपने सेल करना है तो देखिए $400 तो उसकी बुक वैल्यू है, लेकिन अगर आपने $200 में सेल किया है तो वो जो है वो आपको अब लॉस हो गया $200 का. $200 का अब आपको लॉस हो गया. आप करेंगे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे. क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8600 को क्रेडिट कर दिया. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 200 को डेबिट कर दिया. शेल्विंग 9000 से क्रेडिट हो जाएगी. ये वो सारा काम था जो कि मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था. मैंने कहा था कि आज कल बैठ के इसको करें इस पूरे क्वेश्चन को, और तो यकीनन आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा. और आज मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 9.4 शेयर करना है जी. ये आज का मेरा जो टॉपिक था 9.4, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है.
बहरहाल अब तक अगर आपने किसी ने मेरे से कोई बात पूछनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, अभी मेरे से पूछ लें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9.4। अगर किसी ने मेरे से कोई बात पूछनी है पिछले टॉपिक के हवाले से ऑलमोस्ट हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन टेबल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं जी। जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम सर। जी रोल नंबर 9 जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा सर, ये क्वेश्चन नंबर 9.3 में जैसे उन्होंने बताया था कि जो डेट दी हुई है उससे नियरेस्ट टू मंथ कर लें, लेकिन अगर कहीं पे या किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि फॉर एग्जांपल हमें वो डेट दे देते हैं कि 19 अप्रैल की या ऐसा नहीं 18 होता। नहीं, देखो मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, आप को कभी भी ऐसा नहीं होता। देखिए स्टूडेंट को इतनी मुश्किल में नहीं डालते। जो भी क्वेश्चन में डेट होती है ना वो हमेशा यकम की दी होती है, तो वो आपकी बात सही है कि नियरेस्ट हम एग्जैक्टली वही डेट लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको यकम अप्रैल, इस तरह यकम जून, यकम अगस्त, इस तरह डेट्स दी होंगी ताकि वो आपकी कैलकुलेशन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक हो गया। लेकिन सर अगर रियल लाइफ में हमें कोई ऐसा आ जाए तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है? आप उस दिन से आप देखना, उस दिन की उतने दिनों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें पहले और फिर महीने भी कर लें। ठीक हो गया सर, चल थैंक यू। कोई देखो आजकल तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना कौन, आपने एक्सेल के ऊपर सारी कैलकुलेशंस करनी है। आप उसे बता दें जी कि मैंने इतने महीनों की करनी है, इतने दिनों की करनी है, वो आपको खुद ब खुद, अब तो सॉफ्टवेयर में होना होता है सब कुछ। जी बिल्कुल है ना, तो वो सॉफ्टवेयर को आप पूरे उतने दिन बता देंगे, उतने महीने बता देंगे, आपकी कैलकुलेशन खुद ब खुद होके एंट्री भी रिकॉर्ड हो जाएगी। नहीं वो तो सर मैं क्योंकि एआरपी सिस्टम इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे आइडिया है कि वो तो सिर्फ आपने जस्ट उसको कमांड देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपने एग्जैक्टली उसी डेट से, जैसे आप कह रहे हैं ना 17 से, तो वो फिर आप पहले 17 को अगर आपने परचेज किया तो उस महीने की जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो आप 13 दिनों की कर लेंगे। तो फिर नॉर्मली इतना ना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, स्टूडेंट्स के लिए इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाता क्वेश्चन। ठीक है, ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन जी? आप लोग जो है किसी कोई और क्वेश्चन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेशन चल रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की मैं आप लोगों के साथ उसको पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आए जरा देखते हैं जी, इसको पहले हम यहां से देख लेते हैं जी। ये देखें जी, इसमें वही इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो फोकस है वो सेल है और डिस्पोजल है। ठीक है ना, तो इसको आपने मुझसे कुछ आपने समझ लिया मुझसे सेल डिस्पोजल, और ये क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सेल और डिस्पोजल से रिलेटेड है। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन नंबर 9.4 आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं जी। ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ड्यूरिंग द करंट ईयर रेमरीज डेवलपर्स डिस्पोज्ड ऑफ द प्लांट एसेट्स इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अच्छा जी, फेब 10 की ट्रांजैक्शन है जी। ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग 26,000 वाज गिवन टू अ स्क्रैप डीलर एट नो चार्ज। At the date of the disposal, accumulated depreciation on the office equipment amounting to rupees 25,800। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अच्छा जी, आपको जो है ना उन्होंने कहा जी कि एक आपके पास ना एक मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है। ठीक है, तो आपने क्या किया जी कि आपने उससे स्क्रैप डीलर को बुलाया और उसको कहा यार अल्लाह के वास्ते उठा के ले जाओ, यानी कि आपने उससे कोई पैसे नहीं लिए आपने उससे। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब उस ऑफिस अब आपने क्या हुआ कि अब देखें, आप उस ऑफिस इक्विपमेंट की जो टोटल कॉस्ट है उसकी जो टोटल कॉस्ट है 26,000 जो है ना वो डॉलर है। उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है $26,000। अच्छा, आपने स्क्रैप डीलर को कहा ये ले जाओ। अच्छा, उसकी जो उस वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो थी 25,800। तो अगर आप इसका वेरिएंस लें तो वेरिएंस बनता है जी $200। अच्छा, अब आप ये देखें, अगर तो आप स्क्रैप डीलर को कहते यार मुझे $200 दे दो, तो आपको ना तो प्रॉफिट होता ना लॉस होता। ठीक है, लेकिन आपने स्क्रैप डीलर को ये कहा यार कि ये तुम उठा के ले जाओ। लेकिन उसमें ये हुआ कि अब आपको
लॉस हो गया है $200 का। आइए जरा देखते हैं जी, यहाँ पर डिस्पोजल की एंट्री आपके सामने देखें, प्रॉब्लम नंबर 9.4a। आपने लॉस ऑन डिस्पोजल देखे 200 को डेबिट करना है, ठीक है। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 25,800 को डेबिट करना है और ऑफिस इक्विपमेंट 26,000 को क्रेडिट कर देना है। ये आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई। पहली ट्रांजैक्शन हमने मुकम्मल कर ली है। इसमें दोबारा मुझसे मैं आपको बता देता हूँ, हर एक ट्रांजैक्शन करने के बाद आप मुझसे उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एक आपके पास एसेट था 26,000 का, आप और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी 25,800। आपने स्क्रैप डीलर को कहा कि इसको तुम उठा के ले जाओ और उसे कोई पैसे नहीं लिए, ठीक है। तो $200 आपका लॉस हो गया। अगर आप उसे $200 ले लेते तो कैश को डेबिट कर देते, ठीक है। आपने तो उसे कोई पैसे नहीं लिए तो आपका लॉस कंसीडर होगा। देखिए, अगर आप उसको आप कहते यार तुम $500 मुझे दे दो और ये ले जाओ, फिर आप क्या करते कि $500 को कैश को डेबिट करते, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 25,800 को डेबिट करते, ऑफिस इक्विपमेंट 26,000 से क्रेडिट करते और 300 जो डॉलर होते हैं वो आप उसको क्रेडिट करना था गेन ऑन सेल। गेन ऑन सेल को आपने 300 से क्रेडिट करना था। तो ये डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है और उसको आपने कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ये पहली ट्रांजैक्शन मैंने मुकम्मल कर ली। अगर आपने को मुझसे सवाल करना है तो मुझे करें, अदरवाइज फिर मैं आई विल मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो मैं मूव करने लगा हूं जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी हमारे पास, मैं आपके साथ शेयर स्क्रीन करूंगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए। ये देखें जी, अप्रैल 1, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन आप लोगों ने बड़े गौर से समझनी है। रेमरीज सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग टू क्लेपूल एसोसिएट्स 900,000, रिसीविंग 1 लाख रुपया कैश एंड 5 years 9% नोट्स रिसीवेबल फॉर द रिमेनिंग बैलेंस। रेमरीज ने 900,000 की उसने लैंड एंड बिल्डिंग सेल की है, जिसमें उसने 1 लाख रुपया कैश लिया है और उसने नोट रिसीवेबल लिया है फॉर द रिमेनिंग, यानी कि उसने 8 लाख रुपए का एक नोट रिसीवेबल लिया है, यानी कि उसने 9 लाख रुपए की टोटल प्रॉपर्टी सेल किया है, $9 लाख की। अच्छा, अब आगे देखिए, रेमरीज रिकॉर्ड्स शो द फॉलोइंग अमाउंट्स। लैंड 50,000 रुपए की, उसका रिकॉर्ड क्या बता रहा है कि लैंड $50,000 की है, बिल्डिंग $5,50,000 की है, यानी कि ये उसने खरीदी हुई है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल 2,50,000। अच्छा, अब देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने पहले इसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन एसेट्स की। इन एसेट्स की बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? देखें, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन होती नहीं, तो लैंड तो एज इट इज 50,000 आप ले लेंगे। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज है 250, तो 550 में से आपने 250 माइनस किया तो ये आ गया 3 लाख, ठीक है। अब 3 लाख में आपने 50,000 ऐड किया तो आपके पास आ गया 3,50,000। बुक वैल्यू है आपकी 3,50,000। बेची आपने प्रॉपर्टी $900,000 की, तो आपको 900,000 में से आप 3,50,000 अगर माइनस कर दें तो आपके पास आते हैं 950,000, यानी कि आपके पास आते हैं जी कि 5,50,000 आपके पास आ रहा है गेन। यानी कि ये मैं आपको सारा समझा रहा हूं कि आपको गेन कैसे आया 5,50,000। आपने बुक वैल्यू में से आपने जो है ना वो सेल प्राइस में से जब आपने उसको माइनस करना है तो आपके पास गेन आएगा या लॉस आएगा। तो देखिए, यहाँ पर तो बड़ा जबरदस्त गेन आ रहा है, $5.5 लाख का गेन आ रहा है। आपकी इस वक्त जो बुक वैल्यू है, आपकी जो बुक वैल्यू है वो आपके पास है जी 3.5 लाख जो है वो बिल्डिंग की बुक वैल्यू है और 50,000 आपकी लैंड की बुक वैल्यू है। तो 3,50,000 आपकी बुक वैल्यू है, जबकि आपने बेचा उसे 9 लाख रुपए में। अब इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं जी, आए जरा इसकी ट्रांजैक्शन चेक करें। इसकी ट्रांजैक्शन जरा चेक करते हैं जी। ये मैंने आप लोगों को समझाई है एक ट्रांजैक्शन। अब आप देखें जी, $9 लाख की आपने एक इन्वेस्टमेंट बेची है, कैश को डेबिट कर दिया आपने $1 लाख से। उसने आपको कहा जी कि कैश 1 लाख मिला, नोट रिसीवेबल आपको 8 लाख मिले, बिल्कुल ठीक हो गया, नोट रिसीवेबल $8 लाख से डेबिट हो जाएगा। और अब आपको पता है कि जब सेल और डिस्पोजल होता है तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हो, तो 2,50,000 बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर दें। लैंड को अब देखें, एसेट कम हो रहे हैं, कौन कौन से एसेट कम हो रहे हैं? लैंड कम हो रहा है, 50,000 से क्रेडिट कर दें। बिल्डिंग कम हो रही है, 5,50,000 से क्रेडिट कर दें। और गेन ऑन सेल आपके पास हो रहा है 5,50,000।
यानी कि ये आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई, जिसमें आपने जो आपको कैश मिला वो भी डेबिट कर दिया, जो आपको नॉट रिसीवेबल मिला वो भी डेबिट कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डेबिट कर दिया और एसेट्स क्रेडिट कर दिए, और फिर आपने गेन हुआ है 5,50,000। तो गेन तो आपका नॉर्मल बैलेंस ही उसका जो है वो क्रेडिट होता है, तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड से रिलेटेड अगर आपने मुझसे कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड से रिलेटेड अगर आप लोगों ने मुझसे कोई बात पूछनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई विल मूव टू द ट्रांजैक्शन नंबर 3 जी। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड से रिलेटेड जी बेटे क्या पूछना है किसी ने? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, यहाँ पे लिखा हुआ गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट्स, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग? हाँ हाँ, देखो मेरी बात सुनो, वो जो लैंड एंड बिल्डिंग होती है ना प्लांट एसेट के जुमले में आती है हमारा। देखें इस टॉपिक का इस जो चैप्टर है ना इसका नाम ही प्लांट एसेट्स है। तो अगर आप उसको गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लिखना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप लिख दो, प्लांट एसेट लिख दोगे। आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ गेन ऑन सेल भी लिख देंगे ना तो वो भी एक्सेप्टेबल है जी। ठीक है ना। आप हमने तो आपका कॉन्सेप्ट देखना ना कि आपने गेन को क्रेडिट किया। अच्छा, अब बात बच्चे जो नहीं समझते वो गेन को डेबिट कराते हैं। अब देखें गेन आप को डेबिट करेंगे वो तो एब्सोल्युटली गलत है। तो अगर आपने गेन ऑन सेल को सिर्फ, अच्छा चले तुम यार सिर्फ गेन लिख देना, बस तुम सिर्फ गेन को क्रेडिट कर देना, मैं वो भी ठीक कर दूंगा जी। ठीक है सर, थैंक यू। अब और मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल जी इस ट्रांजैक्शन के हवाले से? आप लोगों का कोई सवाल जो है? अच्छा चले, हमारे पास 2 ट्रांजैक्शंस रह गई हैं जी, हम नेक्स्ट 2 ट्रांजैक्शंस की तरफ चलते हैं। 2 ट्रांजैक्शन हमारे पास रह गई हैं जी। ये 2 ट्रांजैक्शन जो है ये दोनों ट्रांजैक्शंस है ना, ये भी डिस्पोजल से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल एक माइनर सा सिनेरियो चेंज है। यहाँ पर ये हुआ है कि आपने अपने पुराने एसेट को एक्सचेंज कर लिया विद द न्यू एसेट, और कुछ नहीं हुआ। यानी कि आप समझ लें कि आप एक तरह का अपना पुराना एसेट सेल कर रहे हैं, लेकिन सेल किसको कर रहे हैं? आप अपने शोरूम में जाकर जहां से आपने वो एसेट परचेज किया था, आप उन्हीं को कह रहे हैं यार ये अपना पुराना एसेट ले लो, मुझे नया दे दो। आइए देखते हैं जी उसका क्या तरीका कर है। अगस्त 15 की ट्रांजैक्शन है। रेमरीज ट्रेडेड इन एन ओल्ड ट्रक फॉर अ न्यू वन। द ओल्ड ट्रक हैड अ कॉस्ट ऑफ $26,000, यानी कि ओल्ड ट्रक जो है उसकी कॉस्ट है $26,000 एंड इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन $18,000, यानी कि 26,000 कॉस्ट है, $18,000 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। मुझे बताएं कि 26 में से 18,000 निकालें तो कितना बन गया? 8,000। 8,000 आपकी बुक वैल्यू बनती है। 8,000 आपकी क्या बनती है? बुक वैल्यू। अच्छा, द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू ट्रक वाज 39,000 बट रेमरीज रिसीव्ड 10,000 ट्रेड इन अलाउंस। अच्छा, जिस कंपनी के पास गए और आपने कंपनी को अपनी पुराना एसेट दे दिया, आपने कहा यार मुझे पुराना ट्रक ले लो, मुझे नया ट्रक दे दो। उन्होंने कहा यार मैं तुम्हारा पुराना ट्रक 10,000 रुपए में परचेज करूंगा। ये जो ट्रेड इन अलाउंस है ना, समझ ले कि दिस इज लाइक के वो आप उनको सेल कर रहे हो और वो आपको 10,000 दे रहे हैं। ट्रेड इन अलाउंस यानी कि वो आपको, ट्रेड इन अलाउंस का मतलब है कि वो आपसे जो पुराना एसेट ले रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको ये 10,000 रुपए एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर तो याद रखिएगा, अगर तो ट्रेड इन अलाउंस आपकी बुक वैल्यू से ज्यादा होगा तो आपका गेन है, और अगर ट्रेड इन अलाउंस आपकी बुक वैल्यू से कम होगा तो आपका लॉस है, ठीक है। यहां पर ये देखें तो आपकी बुक वैल्यू 8,000 है, ट्रेड इन अलाउंस मिल रहा है आपको 10,000, तो $2,000 का आपका सीधा सीधा गेन आ रहा है। $2,000 आपका सीधा सीधा गेन आ रहा है। तो यहां पर गेन ऑन सेल आ गया। फिर आपने ओल्ड ट्रक आपने उनको दे दिया, 29,000 रुपया कैश भी दे दिया, और फिर ये सारी ट्रांजैक्शन, यानी कि ये ट्रांजैक्शन में हम देखते हैं जी। अब आए जरा, ये मैंने आपको समझा दी ट्रांजैक्शन। आए जी जरा देखते हैं जी। आपने देखें, आपने व्हीकल्स, न्यू व्हीकल को डेबिट कर दे 39,000, यानी कि ये आपका नया एसेट है, एसेट में इंक्रीज आएगा तो वो डेबिट हो जाएगा 39,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल ओल्ड ट्रक 18,000 से आप डेबिट कर दें, क्योंकि 18,000 रुपए डेप्रिसिएशन उन्होंने आपको बताई है कि वो चार्ज हुई है। व्हीकल्स ओल्ड ट्रक जो है 26,000 से क्रेडिट कर दें, ठीक है। और गेन ऑन डिस्पोजल 22,000, यानी कि ये 2,000 कहां से आया? ये बेसिकली जो ट्रेड इन अलाउंस उन्होंने आपको दिया है उसका और आपकी बुक वैल्यू का डिफरेंस है। आपकी बुक वैल्यू कम है, ट्रेड इन अलाउंस ज्यादा है,
तो ये गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, और कैश आपने 29,000 पे आपने उनको एक्स्ट्रा दिया, तो ये आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई। ठीक है, लिहाजा ये जो इसमें कोई मुश्किल ये नहीं कि अगर आप एक्सचेंज भी कर रहे हैं तो आप लाइक यही समझे कि आप अपना पुराना एसेट उस कंपनी को सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, आपने बाजार में सेल करने की बजाय आप उन्हीं कंपनी के पास चले गए और आपने उनको कहा यार ये अपना पुराना एसेट ले लो, मुझे नया एसेट दे दो, और उन्होंने उसकी एस्टिमेशन लगाई, उन्होंने आपको कहा यार कि मैं तुम्हारा ये एसेट इतने में मैं एडजस्ट करूंगा तुम्हारी नई प्राइस में, यानी कि ये एडजस्टमेंट हो जाएगी आपकी नई प्राइस में। उसने कहा यार मैं 10,000 रुपए में ये आपका पुराना एसेट एडजस्ट कर दूंगा, तो वो जो 10,000 रुपए है वो गेन ऑन वो आपका जो है ना उसमें उसने कहा जी कि आपका ट्रेड इन अलाउंस है, तो ट्रेड इन अलाउंस अगर ज्यादा होगा आपकी बुक वैल्यू से तो गेन है, और अगर आपका ट्रेड इन अलाउंस कम होगा तो लॉस है जी। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन नंबर 4 जो है, ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 जो है ये आप लोग इसको पढ़ें और आप लोग मुझे इसका जवाब दें। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 4 इसको पढ़ के समझ के मुझे बताएं कि इसमें आपने क्या सीखा। अब मैं चाहता हूं कि क्लास में मुझे कोई स्टूडेंट जो है वो मुझे एक्सप्लेन करे, बल्कि पूरी क्लास को एक्सप्लेन करे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जिसको इसकी समझ आ जाए, ठीक है, वो इसको समझ ले और फिर मुझे वो एक्सप्लेन कर दे, फिर मैं उसके सामने उसकी जो है ना वो आप लोग मुझे हैंड रेस करेंगे कि जिसको ये ट्रांजैक्शन समझ आ जाएगी। काइंडली मुझे हैंड रेस करके मुझे बता दें कि सर मुझे समझ आ गई है, मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जी शाबाश, देखते हैं जी सबसे पहले कौन हमारे पास आता है। जीआर और सीआर जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई भी एक्सप्लेन ना कर सका, मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं, अदरवाइज मैं फिर खुद जो है वो आप लोगों को से पूछ सकता हूं, किसी रैंडमली किसी बच्चे से मैं पूछ सकता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं रैंडमली पूछता, बिल्कुल एक मेरे पास जो है अकमल जो है उन्होंने कहा है कि सर मुझसे आप पूछ लें। जी अकमल भाई क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद? सर वो मैं पढ़ रहा था, आपने स्क्रीन ही शेयर करना बंद कर दी। तो पुत्र मेरी गल सुन, मैंने आपको ये व्हाट्सएप शेयरिंग भी की हुई है ना सारे उसकी। सर वो मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाए। अच्छा चले जी, लो पुत्र देख ले। अच्छा जी, लेकिन ये बच्चे के ऊपर मैं बड़ा खुश था कि शायद जो है ना वो बच्चा हमें बताने लगा कुछ, लेकिन उसने तो हमारी सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया है। सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सीआर और जीआर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, ना सीआर की तरफ से ना जीआर। जल्दी करें, मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है, सेशन मेरा मुकम्मल होने वाला, फिर मैंने नेक्स्ट क्लास को भी मैंने पढ़ाना है। आज ये मेरा लास्ट टॉपिक था, लास्ट इसके बाद जो है वो मैंने नई क्लास भी पढ़ानी है। शाबाश, हरी अप। अदरवाइज मैं फिर आप लोगों को रैंडमली सिलेक्ट कर लूंगा। सर वो कह रहा है जी कि रमजान ने जो है ना अपना एक कौन कहता है सर ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 वाला? तुम कौन हो? मैंने आपसे नहीं पूछा बेटा जी, आप अभी पढ़ो जरा चुप करके। ओके सर। अभी जो है ना मैं जिससे पूछूंगा जी, आपने हैंड रेस करना है जी, दोबारा हैंड रेस करना है। चलें जी, मैं भी देख रहा हूँ जी, 1-2 मिनट मेरे पास रह गए हैं। ओके, अकमल ने दोबारा हैंड रेस करी है, लेकिन अभी अकमल से नहीं पूछूंगा जी। मैं देख रहा हूँ कि बाकी बच्चे सोए हुए हैं कि जाग रहे हैं। अकमल को मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि अकमल ने बड़ी मेहनत करके उसे समझ लिया, थैंक यू अकमल। लेकिन आपसे नहीं पूछूंगा, मैं चाहता हूँ कोई और स्टूडेंट भी आए ना, सिर्फ अकमल ही ना आए। ये फैसल जो है ये क्या कर रहा है जी? फैसल तुम क्या कर रहे हो? तुम सारा दिन क्या करते रहते हो? सर मैं दूसरों को राइट दे रहा हूँ कि पहले वो बोलेंगे, मुझे समझ आ गया सर। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग जो है मेरा टाइम ना जाया करें, मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया।
फरत कहाँ पे है? फरत क्या कहती है? हाँ जी फरत क्या कहती हो? हाँ जी क्या हुआ? जवाब नहीं आ रहा। जी सर मैं अभी पढ़ रही थी ट्रांजैक्शन को। 2 घंटे हो गए पढ़ते हुए? सर 2 घंटे नहीं हुए। अच्छा चलो ठीक है। रोल नंबर 19 आ जाए जी। रोल नंबर 19 कहाँ है? वेयर इज रोल नंबर 19? हाँ हैंड रेज करे जी। रोल नंबर 19 हैंड रेज करे फटाफट, उससे पूछते हैं। जल्दी करें, टाइम इज रनिंग आउट। रोल नंबर 19 कहाँ है? हाँ जी पुत्र तू 10 जल्दी कर जरा फटाफट। सर जी मुझे तो समझ ही नहीं आई, मैं तो अभी पिछली ट्रांजैक्शन नहीं समझ रहा हूँ। अच्छा शाबाश है, यानी कि तुम मोटरसाइकिल पर बैठ के तुम वारागर्दी तुम्हें करनी आती है। क्या करे सर जी, मजबूरी है, ये भी काम करना पड़ता है। अच्छा ये देखो अकमल है, समझ रही। चले अकमल से पूछ लेते हैं। चले ओके चलें जी अकमल तुम बताओ बेटा। यह है जिसकी प्राइस जो थी, जब कॉस्ट प्राइस थी जब उसने परचेज किया था 15,000 थी, जी बिल्कुल ठीक है। और उसकी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन थी 11,000। यानी कि इसका अगर वेरिएंस लें, इसका वेरिएंस लें तो 4,000 का जो है इसकी वो बुक वैल्यू बनती है। ओल्ड फर्नीचर जो उसने बुक वैल्यू बन, शाबाश बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड। तो उसमें से आगे वो ये बात बयान कर रहा है कि जिसने जो ट्रेड अलाउंस जो है वो 500 है, यानी कि उसको 500 रिसीव हुआ है, जबकि उसकी जो बुक वैल्यू थी ओल्ड फर्नीचर कंप्यूटर की थी वो 3500 थी, वो 4,000 थी, यानी कि 4,000 ठीक है। 3500 का उसको जो हुआ है वो लॉस हुआ है। वेरी गुड पॉइंट, जबरदस्त, बहुत बिल्कुल सही समझा आपने, शाबाश। अच्छा, और इसके अलावा उसने जो नया परचेज किया उसकी वैल्यू 8,000 है। तो अब इसमें सर ऐसा होगा कि जो 8,000 मतलब कि ये उस 8,000 उसके जो नया फर्नीचर है वो आप कंप्यूटर जो है उसको आप डेबिट कर देंगे, और कह रहा है इसके अगेंस्ट उसने 1,500 मतलब के दिया, और बकाया अमाउंट जो बचेगी जो 6,000 है उसका वो अकाउंट क्या नाम है पेएबल नोट बना देगा। अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने शेयर स्क्रीन में ट्रांजैक्शन आपके सामने रखी है, ठीक है। आप ये देखिए, आप शेयर स्क्रीन को हमें देखकर जरा समझा दें। ओके सर, इसमें सर ये हो रहा है कि जो आपने नया फर्नीचर को कंप्यूटर परचेज किया है वो आपका एसेट है, जो बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। शाबाश। और इसके साथ जो आपने पुराना सेल किया था डेफिनेटली उसमें आपको 3500 का लॉस हुआ है, तो लॉस आपका एक्सपेंस होता है, जब वो बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, 3500 से वो आपका डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। आपकी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन थी, जब आपने उसको भी जब आपने अपना सेल आउट किया है ओल्ड कंप्यूटर, तो वो डेफिनेटली वो डेबिट होगा, जो 11,000 उसकी अमाउंट थी ओल्ड की एक्यूमुलेटेड की। और उसके अलावा ये जो अब आपने जो अपना पुराना कंप्यूटर था वो सेल किया, उसकी जो कॉस्ट वैल्यू थी वो 15,000 थी, वो लिख देंगे। और जो आपने कैश पे किया वो था 1,500 ने पे किया था, बकाया जो अमाउंट बच जाती है वो 6,000 बचती है, अगर आप देखते हैं तो वो आपका नोट पेबल जो वेरिएंस आ रहा है, जो 6,000 आ रहा है। बस असल में मैं आप लोगों से थैंक यू वेरी मच। आपका क्या नाम है जी? हमजा सर। हमजा, बहुत शुक्रिया आप लोगों, आपने जो है ना वो कंट्रीब्यूशन दी। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आप लोग खुद भी मुझे बताएं ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप लोग चीजों को समझ रहे हैं, बल्कि ये सारा कुछ मेरा बताने से तो मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन ये कि आप लोगों को भी चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अच्छा, अब आप ये देखें, ये हमारा लास्ट सेशन जा रहा है, इसमें जो है वो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने क्या किया है जी कि मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर के जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन से भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, बी सेक्शन के क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं। प्रॉब्लम नंबर 9.2 बी, ठीक है। इसमें आप देखें तो टेबल्स बने हुए हैं। टेबल्स आप लोग 9.2 बी का क्वेश्चन अपनी किताब में मौजूद है आपके। अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो मैंने आपको क्वेश्चंस भी शेयर किए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो आपके व्हाट्सएप में मौजूद है। तो 9.2 बी का क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन मौजूद है। ये देखें टेबल्स बने हुए हैं सारे, आप यहाँ से टेबल्स देख सकते हैं। 9.2 बी का देखें टेबल बना हुआ है। फिर 9.3 बी जो है इसके टेबल्स बने हुए हैं जी। ये देखें 9.3 बी, इसके डेविडसन का टेबल बना हुआ है। आप क्वेश्चन के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। 9.3 बी का भी टेबल बना हुआ है सारे, और 9.4 बी के क्वेश्चंस जो हैं इसका टेबल भी बना हुआ है। ये भी सेल और डिस्पोजल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। तो बताने का मेरा मकसद ये था कि आप इसकी जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यस यू कैन डू इट, आप इनकी प्रैक्टिस मैक्सिमम कर सकते हैं। बी सेक्शन को भी करें, ए सेक्शन मैंने करवा दिया, तो ये आपका जो है ना ये हमारा टॉपिक जो है ये मुकम्मल हो गया।
अच्छा जी, अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है जी कि अब इस वक्त तक हम अपना कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम जरा एक ओवरव्यू कर लेते हैं अपने पूरे कोर्स को कि हमने क्या कुछ पढ़ा है और जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। सबसे पहले जो है वो हमने मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज से हमने स्टार्ट लिया था। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 5 तक हम पढ़ चुके थे और चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था जब हमारा ये मिड टर्म के बाद, एग्जाम के बाद जब हमने क्लास ज्वाइन की थी। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो आप लोगों को मैंने मुकम्मल पढ़ा दिया था क्लास में। उसमें मैंने आपको मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज के हवाले से पढ़ाया था और उसमें कुछ हमने स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस किए थे कि आप उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कैसे रिकॉर्ड होगा, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम था, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद फिर जब ये प्रॉब्लम आई, हम घरों में क्वारंटीन हो गए, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कुछ मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया था, लेकिन उसके बाद हमने जो है ना फिर दोबारा जो है ना वो मैंने आप लोगों को मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैंने यहाँ पे आपको दोबारा कॉन्सेप्ट दिया, फिर क्वेश्चन करवाया और मैंने आपको एक मास्टर क्वेश्चन भी करवाया। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारा एक टॉपिक है। फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो हमारा एक टॉपिक है जो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। अच्छा, एक टॉपिक जो है जो कि हमने डिस्कस तो किया है लेकिन वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अकाउंट रिसीवेबल का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए नहीं है। आप लोगों के पास जो टॉपिक थे वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हवाले से हैं उसमें हमने मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट, आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और जो हमने लास्ट में टॉपिक पढ़ा है आपका जो है ना प्लांट एसेट्स और इसकी डेप्रिसिएशन। यानी कि ये वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हवाले से ये हमारे 4 सेगमेंट्स हैं और इन 4 सेगमेंट्स को हम मुकम्मल कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो अकाउंट रिसीवेबल का जो टॉपिक था वो प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड है। तो ये हमारा जो है ना ये कोर्स ऑफ स्टडीज है जिसमें से एग्जाम में आपको जो है वो क्वेश्चन जहां से आ सकते हैं, जहां जिस आपके जो है ना जिस चैप्टर में से आ सकते हैं, जिस टॉपिक में से आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो इंशाल्लाह ताला जब भी आपकी अनाउंसमेंट होगी एग्जाम्स की तो फिर हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है। जी, रोल नंबर 3 मेरी तरफ से मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर लिया है। आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। रोल नंबर 3 को जो है ना वो मैंने अनम्यूट किया। जी, रोल नंबर 3 बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैं ये कह रहा था कि थोड़े बहुत अगर आप गैस दे देते कौन से इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस तो हमें भी हेल्प हो जाती। कौन से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्या मतलब? आप ये तो कॉन्सेप्ट को समझ लेना। कौन से चैप्टर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं न्यूमेरिकल वाइज? आपके सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है। आपका देखें कि जो आपका डेप्रिसिएशन का भी हमने चैप्टर पढ़ा है, तो डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है ये आपको पता है कि फुल फ्लैज एक टॉपिक है, तो ये इसको तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन को अगर आप निकाल दें तो वैसे ही काउंटिंग जो है ना यूजलेस हो जाती है, वर्थलेस हो जाती है। जी सर। तो बाकी जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, उसका एक मास्टर क्वेश्चन भी करवाया और आपको पता है जिसका मैं मास्टर क्वेश्चन करवा दूं तो वो तो है सर वही आप देते हैं एग्जाम में। वो अब आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हैं यार, का आपको खुद पता होना चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सारी चीजें आप लोगों को बताने की जरूरत है, ये मैंने इशारा देना होता है, बस आप इशारा खुद समझ जाया करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा जी, इसके बाद है जी रोल नंबर 53 कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर हमें पेपर्स के बारे में एटलीस्ट 1 वीक पहले तो बताया जाएगा। देखिए बेटा, ये चूंकि मेरी डोमेन नहीं है, मेरा बिल्कुल कोई इसके से जो है ना मेरा कोई ऐसा, लेकिन पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि खैर आफियत से इस वबा से हमें निजात मिल जाए ना। तो ऑब्वियसली जब ये यूनिवर्सिटी की ओपनिंग होगी, अभी तो देखें अभी तो 31 मई तक यूनिवर्सिटी आपको वैसे ही पता है कि बंद है, तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है टाइम आपको मिलता है नहीं मिलता, लेकिन आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें
यानी कि देखें, फौजी को तो अपने हथियार अपने पूरे तैयार रहने चाहिए, किसी वक्त भी जंग हो सकती है। आप ये समझे कि दुश्मन आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है ना, आपने अपनी फुल फ्लैज अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। सर लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि ऑनलाइन में हो जाए। देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने आपको पहले बताया कि मैं तो एकेडमिक्स से रिलेट ही नहीं ना करता, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे से तो ये सवाल पूछना ही, बल्कि अगर आपको भी पता चले तो काइंडली मुझे जरूर बता दीजिएगा। ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये रोल नंबर 68। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपसे पेपर पैटर्न के बारे में पूछना था, इसमें आपने मिड टर्म में बताया था कि इतने नंबर के इतने मार्क्स के शॉर्ट हो सकते हैं। ओके, बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने, वेरी गुड। मासूमाना सवाल है सर, जवाब है कुछ नहीं सर। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना, आप लोग ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इस मुसीबत से अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, ठीक है। तो बाकी जो है इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा नंबर, और मिड्स और आपको फाइनल से पहले बता दूंगा इंशाल्लाह। फिर आप अपनी तैयारी कर लेना जिस तरह आपने करनी होगी। सर मिड्स में फिर आपने हमारे साथ मोहब्बत अच्छी करनी है। अच्छा सर देखिए ना, अब पेपर में कोई क्लेम आएगा तो हम तो बात भी नहीं कर सकते कि सर यहाँ पे हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, मिड में क्यों मोहब्बत करनी है जी? मिड में कौन सा कोरोना वायरस था? कोरोना वायरस तो आया कोरोना नहीं था। बात ये है कि अगर लेट्स सपोज किसी के कम ज्यादा बच्चे नंबर हो रहे हो तो वो तो क्लेम भी नहीं कर सकता। अब जाना है डायरेक्ट फाइनल होने हैं, फिर फाइनल का रिजल्ट आ जाना है, फिर तो मिड्स का किसी ने भी नहीं पूछना कि क्या सीन था क्या नहीं था। भाई ठीक है, ठीक है। चले अच्छा जी, और किसी बच्चे का कोई सवाल जी? तो आज हमारा ये लास्ट सेशन है जी। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जब भी पेपर बनाऊंगा तो पैटर्न आपको सेंड कर दूंगा जी। रोल नंबर 67 को बात करना। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो भी हमने चैप्टर किया इसके क्वेश्चन है ना, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड 200% वाला, तो उसके लास्ट में फार्मूला चेंज होता है लास्ट वाले में, लास्ट जी बिल्कुल होता है जी। तो बिल्कुल हाँ जी, तो मैं कह रहा था जिस तरह वहाँ क्वेश्चन में शुरू के स्टार्ट के 5 इयर्स का डाटा है, इस तरह अगर हमें लास्ट के 5 ईयर की एंट्री दी है तो हम तभी एंट्री चेंज कर देंगे लास्ट वाली। आपको क्या समझ नहीं है मुझे सवाल की, कि आपको आखिरी 5 सालों का डाटा बनाने? हाँ जी आखिरी 5 सालों का। रोल नंबर 67। हाँ जी सर। अपना क्वेश्चन रिपीट करो, मुझे समझ नहीं आई। नहीं, मैं कह रहा था जिस तरह आपने कहा कि हम पूरा 20 इयर्स का तो नहीं बनाएंगे, तो हम या तो बीच में से 5 इयर्स की एंट्री देंगे। आपने जिस तरह इस क्वेश्चन में स्टार्ट की 5 इयर्स की दी, अगर हमें लास्ट 5 इयर्स की दी है। नहीं, वो आपको हमेशा स्टार्ट के आएंगे साल। ठीक है, स्टार्ट के आएंगे। स्टार्ट के ना, कि आपको स्टार्ट के ही साल आएंगे। ओके सर। और सर जी और क्या चेक करेंगे जी, वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब आप लोगों के साथ आज मेरा फाइनल सेशन था जी। मैंने अब दूसरी क्लास भी पढ़ानी है, तो उनको मैंने टाइम दिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ अब यूनिवर्सिटी में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान